बेसोदा नगर परिषद के सीएमओ की लोगों से अपील। नगर परिषद बेसोदा अपील करती है कि दिनांक 21 जून 2021 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेसोदा पर 18 वर्ष से 44 वर्ष तक वृहद टीकाकरण का शुभारंभ प्रातः 10 बजे होगा। समस्त नागरिकों से निवेदन है कि 21 जून को प्रातः 8 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से टोकन प्राप्त कर टीकाकरण करवाएं। टोकन प्राप्ति के समय मास्क का एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करें। वैक्सीन लगवाएं, कोरोना से बचें। अफवाहों और भ्रम को दूर करें। कोरोना से लड़ने के लिए टीकाकरण जरूरी है। नगर परिषद बेसोदा। रोड लाइट की व्यवस्था को कराया चाक चौबंद। मानसूनपुर पंचायत ने ली सुध। डग कस्बे में मानसूनपुर कस्बे की रोड लाइट व्यवस्था को ग्राम पंचायत ने चाक चौबंद कराने व रात के समय में अंधेरा न रहे यह सुनिश्चित किया। मानसूनपुर ग्राम पंचायत के 23 वार्डों की विद्युत व्यवस्था एक सप्ताह से सुधारने के लिए डग ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि शंभू सिंह मंडलोई ने पंचायत के वार्ड पंचों से उनके वार्डों में रोड लाइट की जानकारी मांगी तथा जहां रोड लाइट बंद थी वहां पर विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद शुरू की। इस क्रम में बुधवार को गंगधार दरवाजे से श्री कांच वाले हनुमान मंदिर सहित संपूर्ण वार्ड में, वहीं गुरुवार को लोहार दरवाजे से लगाकर पुराने बस स्टैंड होते हुए गुप्त गणेश मंदिर दो बड़ा रोड तक रोड लाइट दुरुस्त कर जरूरत के मुताबिक नए व उच्च क्वालिटी के बल्ब लगाए गए। उक्त जानकारी उप सरपंच सुरेश कुमार काका ने दी। इस मौके पर वार्ड पंच दिलीप सोनी, प्रकाश लोधा, दीपक कटेक, श्याम वाशरमैन, चंद्रदत्त शर्मा, शंकरलाल राठौड़, महेश सोनी, आशीष प्रधान, दिनेश मिरोलिया, गुमान सिंह, पप्पू मेहर, रमेश मेहर आदि मौजूद रहे। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। गंगा दशमी पर हुए धार्मिक अनुष्ठान। झालावाड़ जिले के डग में गायत्री जयंती और गंगा दशमी पर्व पर मंदिरों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन। मां गायत्री शक्तिपीठ हवन यज्ञ हुआ। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में आज गायत्री शक्तिपीठ डग पर मां गायत्री जयंती पर विशेष पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर में विशेष सजावट की गई। गायत्री परिवार के ट्रस्टी नंदलाल शर्मा ने बताया कि आज के दिन वेद माता गायत्री का जन्मदिन मनाया जाता है। साथ ही आज माता गंगा की भी उद्गम हुआ था। साथ ही गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की निर्माण तिथि में भी आज ही है, जिससे आज मंदिर की विशेष साज सजावट कर पूजा अर्चना की गई। वहीं एक हवन का आयोजन भी किया गया, जिसमें कोरोना महामारी से मुक्ति की कामना माता रानी से की गई। इस दौरान कार्यक्रम में गायत्री परिवार की कई श्रद्धालु मौजूद रहे। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। देश पर ग्रह नक्षत्र के योग। सामान्य 6 माह में हालात सामान्य रहने की संभावना। 18 वर्ष से अधिक लोग टीकाकरण अवश्य लगवाए। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री ने कहा अपनी जुबानी। झालावाड़ जिले के चोमला नगर में आए श्री विद्या साधना केंद्र संस्थापक व सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री धारियाखेड़ी मंदसौर से मीडिया द्वारा बात कर रहे हैं। देश में फैल रही कोरोना महामारी व आपदा को लेकर ज्योतिष क्या कहता है, कब तक ज्योतिष में अनुसार देश पर ऐसी आपदा का प्रभाव रहेगा, इस बारे में चर्चा की, जिस पर ज्योतिष विद्यापीठ के अनुसार ग्रह नक्षत्रों के असामान्य योग के कारण आगामी 6 माह तक देश के हालात सामान्य नहीं रहना बताया। साथ ही देशवासियों से कोरोना महामारी को लेकर सरकार की गाइडलाइन की पालना करने व 18 वर्ष से अधिक लोगों को टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण अवश्य लगवाने की अपील की। देखे जाने खुद जोशी आचार्य की मुंह जुबानी। चोमेला से ब्यूरो रिपोर्ट। मकर राशि में और आप कुंभ राशि में मकर राशि भ्रमण कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और शनि भी अभी वर्तमान में मकर राशि में ही है। तो शनि गुरु की युति जैसे ही हुई तब से ही कोरोना का आक्रमण चीन के बाद पूरे विश्व में हुआ और हमारे भारत में हुआ। ये बात भी एक आश्चर्य करने वाली बात थी कि जब गुरु और बृहस्पति साथ में, गुरु और शनि जब साथ में थे तब इतना व्यापकता इसकी नहीं देखी गई। लेकिन जैसे ही बृहस्पति ने शनि के साथ मकर राशि को छोड़ा, शनि तो मकर राशि में रहे, लेकिन बृहस्पति ने जैसे मकर राशि को छोड़ा और शनि की ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश किया, इसकी व्यापकता बढ़ने लगी। अब बृहस्पति जो है अगले 6 महीने इसी कुंभ राशि में रहने वाले हैं
उसके बाद वे जनवरी मास के बाद जो है वे प्रवेश करेंगे मीन राशि में। तो मेरा मानना है कि तब तक इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा, ये कोरोना बना रहेगा। तीसरी लहर की जो आशंका है वो निर्मूल नहीं है। जब तक बृहस्पति इसमें है कुंभ राशि में, तब तक तीसरी लहर की आशंका को निरस्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये बात ज्योतिष स्पष्ट रूप से मानता है कि जैसे ही बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में प्रवेश करेंगे, उसके बाद स्थितियाँ पहले से सामान्य हो जाएगी। अब मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कोरोना को लेकर? जी, बहुत सुंदर अमित जी। मैं प्यारी जनता से और सभी श्रावकों से, वैष्णवों से, सभी भारतवासियों से मैं यही अपील करूंगा कि आप अपने घर से निकलिए, टीकाकरण केंद्रों पर जाइए। 18 वर्ष से ऊपर की आयु के जितने भी जन हैं, वे टीकाकरण केंद्र पर जाकर के कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी वैक्सीन वहाँ उपलब्ध है उसे आप लगाइए। इनके बारे में जो विभिन्न भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, उन भ्रांतियों में आप मत पड़िए। यह किसी भी तरीके से कोरोना से लड़ने में पूर्ण सक्षम है। जिनको डोज लग चुके हैं, आपने भी सुना होगा और हम भी अध्ययन कर रहे हैं कि जिन्होंने कोवैक्सीन या कोविशील्ड के डोज लगा लिए हैं, उनके ऊपर कोरोना का अटैक नहीं हुआ है, और यदि हुआ भी है तो वो बहुत ही नाम मात्र का हुआ, वे स्वस्थ ही रहे। इसलिए आप आइए, इससे आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। आकर के आप एक नए हिंदुस्तान के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करिए, क्योंकि एक बार जब सबको कोवैक्सीन के या कोविशील्ड के डोज लग जाएंगे, जब पूरे भारत में टीकाकरण हो जाएगा, उसके बाद कोरोना भारत का अहित नहीं कर पाएगा। ठीक, धन्यवाद। विधायक रामलाल शर्मा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कोरोना महामारी में क्षेत्र से हुई मौतों पर जताई गहरी संवेदनाएं। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित आर चंद्राज रिसोर्ट पर चोमू विधायक रामलाल शर्मा ने पत्रकारों के साथ कोरोना को लेकर संवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि लोग आशा भरी निगाहों से सत्य घटनाओं की सूचना के लिए पत्रकारों पर निर्भर रहते हैं। इस कोरोना संक्रमण के लहर में भी पत्रकारों ने निष्पक्ष ईमानदारी से सच्ची खबरों को आम जन तक पहुंचाने का काम किया है। इस कोरोना में जिन लोगों की जान गई है, उनके प्रति, उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही विधायक रामलाल शर्मा ने अपने जन्मदिन को पूर्ण सादगी एवं गौ सेवा के साथ मनाने का निर्णय लिया। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि आज आप द्वारा किए गए सामाजिक सरोकार के कार्यों ही मेरे लिए जन्मदिन पर उपहार होंगे। जन्मदिन के उपलक्ष्य पर विधानसभा क्षेत्र में 9 दिव्यांगों को स्कूटी वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। साथ इस कोरोना संक्रमण की सावधानी और बचाव को लेकर जानकारी दी एवं वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा करने की भी बात कही। विधायक ने कहा कि इस समय लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। किसी को भी थोड़ा सा भी हल्का बुखार हुआ हो तो या अपने आप को अस्वस्थ महसूस करता हो तो उसे तुरंत चिकित्सालय सलाह लेनी चाहिए और तुरंत इलाज लेना चाहिए। विधायक ने कहा है कि तीसरी लहर का भी पता नहीं कब आएगी, कब आ सकती है, लेकिन सावधानी बरतनी अति आवश्यक है। जहां लापरवाही बरती वहां पर कोरोना संक्रमण दस्तक दे सकता है। इस दौरान पत्रकारों को वैक्सीनेशन लगवाने को लेकर बात कही। कुछ पत्रकारों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई। इस पर भी विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि एक शिविर लगाकर सभी पत्रकारों को वैक्सीन लगाने की बात की है। चौमू से राजेश कुमार चांके। थैलेसीमिक रक्त मित्र अभियान जुड़ने लगे हैं युवा, बढ़ने लगा है कारफा। 18 वर्षीय कृतिका व 32 वर्षीय मां सीमा ने समझी थैलेमेसिक बच्चों का दर्द, किया रक्तदान। टीम जीवनदाता ने एमबीबीएस ब्लड बैंक में 15 रक्त टीमों में रक्तदान से बढ़ाया आगे। युवाओं ने जाना रक्त का महत्व। शहर में थैलेसीमिक बच्चों को लगातार रक्त चढ़ाया जाता है। ये बच्चे कभी कभी तो 7 दिन में ही रक्त की कमी महसूस करके ब्लड बैंक आस में आते हैं। 18 वर्षीय कृतिका ने जब ये जानकारी ली तब उसकी आंखों में भी आंसू छलक उठे।
मंजरता एमबीबीएस ब्लड बैंक में टीम जीवनदाता के द्वारा चलाए जा रहे थैलेसेमिक रक्तम अभियान का लायंस क्लब के जॉन चेयरमैन व टीम जीवनदाता के संयोजक बताते हैं कि 25 थैलेसेमिक बच्चों को गोद लेकर अब इस अभियान की शुरुआत हुई। युवाओं के लिए रक्त की आवश्यकता व इसके महत्व के बारे में सुनकर काफी जिज्ञासा व जागरूकता बढ़ रही है। शनिवार को टीम जीवनदाता ने सदस्यों निहित मेहता, मनीष माहेश्वरी, एडवोकेट महेंद्र वर्मा, विलुप्त गुप्ता, ज्योति नायक, सीएम मनीष बंसल व उपेश गुप्ता ने मिलकर एमबीबीएस में थैलेसेमिक बच्चों के लिए जारी थैलेसेमिक रक्त मित्र अभियान से 15 युवाओं को जोड़ा। सभी ने रक्तदान किया और इस रक्त को थैलेसेमिक बच्चों को चढ़ाने के लिए प्रक्रिया व बार बार चढ़ाने की अवधि के बारे में एमबीबीएस ब्लड बैंक के एचओडी डॉक्टर एच.जी. मीणा व इंचार्ज डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ ने विस्तार से बताया। रक्तदान करने वालों में सबसे कम उम्र की 18 वर्षीय बेटी कृतिका गुप्ता थी। एक मां सीमा ने थैलेसेमिक की व्यवस्था सुनकर रक्तदान किया और नियमित रक्तदाता का संकल्प लिया। डॉक्टर मीना ने कहा कि लोगों में स्वैच्छिक रक्तदान का जज्बा धीरे धीरे बढ़ रहा है। युवाओं ने जाना है कि लगातार रक्त चढ़ाकर जीतने वाले बच्चों के लिए रक्त वाकई में संजीवनी का कार्य कर रहा है। इनके लिए शहरवासियों को बढ़ चढ़कर आगे आने की आवश्यकता है। कोटा लोहे के खंभे में करंट उतरने से हुई गाय की मौत। लाखरी कस्बे में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण लोहे के खंभे में करंट उतरने से एक गाय की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्युत विभाग के कई जगहों पर लोहे के खंभे लगे हुए हैं। उन लोहे के खंभों में बारिश के समय करंट आने का खतरा लगातार बना रहता है एवं कई जानवर करंट की चपेट में आकर अपने प्राण गंवा चुके हैं। कई इंसानों को भी करंट के झटके लग चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी शिकायत विद्युत विभाग के आला अधिकारियों को नहीं की हो। समय समय पर लोहे के खंभे की और खंभों पर बने घोंसले के बारे में शिकायतें नगरवासी विभाग को करते रहते हैं, किंतु विभाग इन लोहे के खंभों को बदलकर कंक्रीट के खंभे नहीं लगा रहा। लाखेरी कस्बे में कई जगहों पर लोहे के खंभे लगे हुए, जिनसे कई हादसे नगर में हो चुके हैं। आज लाखेरी कस्बे में चित्रलाल हलवाई की दुकान के सामने लगे लोहे के खंभे में लगे तारों से बने घोंसले में करंट आने से गाय की मौत हो गई। आपको बता दें कि यहाँ सीमेंट का खंभा तो काफी समय से खड़ा कर रखा है, किंतु आज तक लोहे के खंभों पर लगे तार उस सीमेंट के खंभों पर शिफ्ट नहीं किए गए। यह विभाग की घोर लापरवाही है। इस प्रकार के घोंसले कम समय में कई खंभों पर बने हुए हैं, जिनसे दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। इस बारे में विभाग के उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है। अब देखना यह होगा कि विभाग समय रहते विद्युत पोलों पर बने इन घोंसलों को हटाता है या किसी दुर्घटना होने का इंतजार करता है। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। अचानक लगी मारुति वैन में आग, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से वैन हुई खाक। कोटा के ग्रामीण एरिया में जिले के सुल्तानपुर कस्बे में देर शाम एक वैन में भीषण आग लग गई। कस्बे में भोरा रोड पर हुई दुर्घटना से इलाके में दहशत फैल गई। आग की लपटें देखकर लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। देखते ही देखते गाड़ी आग के गोले में बदल गई। गाड़ी में एक के बाद एक धमाके होते रहे। करीब 20 मिनट तक आग तेजी से बढ़ती गई। आग लगने के चलते गाड़ी पूरी तरह से जल गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि आग लगने के कारण अभी तक सामने नहीं आए हैं। जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम को सरकारी आईआईटी के सामने कल्लू भाई कपड़े वालों की गाड़ी खड़ी थी, उसमें अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद व्यक्तियों ने गाड़ी को धक्का मारकर बीच रोड पर ला दिया। धीरे धीरे आग बढ़ती गई। इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ युवक मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। गाड़ी में एक के बाद एक 4 से 5 धमाके हुए। जिस जगह गाड़ी में आग लगी वहां से कुछ दूरी पर एक वैन में गैस रिफिलिंग की जा रही थी, लेकिन समय रहते ड्राइवर ने गाड़ी वहां से निकाल ली। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई। कोटा सुल्तानपुर से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा में एमबीबीएस अस्पताल का बाहरी हिस्सा एक माह से अंधकार में डूबा। एमबीबीएस से जे कॉलोनी अस्पताल तक अंधेरा ही अंधेरा। कोरोना में अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं की सुध लेने भूला अस्पताल प्रशासन। कहने को तो एमबीबीएस के मुखिया हर बात पर अपनी पीठ थपथपाते को तैयार रहते हैं, लेकिन उनकी जमीनी हकीकत अगर किसी को देखनी है तो
शाम ढलने के बाद अस्पताल में जाकर देख ले। शाम ढलने के बाद जहां शमशान तक में उजाले की अपेक्षा की जाती है, वहीं एमबीबीएस अस्पताल का बाहरी हिस्सा घोर अंधकार में डूब जाता है। बीते 1 माह से बने ऐसे हालातों के बाद भी अस्पताल प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं गया है। सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद अस्पताल परिसर रात होते होते अंधकार में डूब जाता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन को यह की सूद लेने की भी समय नहीं मिल पा रहा है। रात होते ही चारों ओर अंधकार छा जाता है, जिसके चलते रात्रि को अस्पताल स्थित में आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल के बाद अस्पताल प्रशासन ने यहां की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना बंद कर दिया है, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण यहां 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं चालू रहती है। शहर में साथ ही आसपास के इलाकों व ग्रामीण क्षेत्रों से भी मरीज को एमबीबीएस अस्पताल लाया जाता है, जिसके चलते अस्पताल में रात्रि को भी मरीजों की भीड़ लगी रहती है। अस्पताल परिसर में लाइट की उपयुक्त व्यवस्था होने के बावजूद इन दिनों रात होते ही अस्पताल परिसर अंधकार में डूब जाता है। आपातकालीन दरवाजे के बाहर से लेकर मुख्य दरवाजे तक तथा अस्पताल से संचालित इंदिरा गांधी रसोई से लेकर जेके लोन अस्पताल तक की लाइट खराब पड़ी हुई है। अस्पताल परिसर में आपातकालीन दरवाजे के पार 2 हैलोजन, जिला पुनर्वास केंद्र के बाहर पुलिस चौकी के पास 2 हैलोजन, मॉडर्न डायग्नोस्टिक सेंटर की बिल्डिंग के बाहर 2 हैलोजन, कुल 6 बड़ी लाइट लगी हुई है। इनके अलावा अस्पताल में भी लगे विद्युत पोल पर भी लाइट की सुविधा उपलब्ध है। इसमें रात्रि को अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, लेकिन पिछले 1 माह से ये सभी लाइटें बंद पड़ी हुई है, जिसके कारण अस्पताल में प्रवेश करने के लेकर आपातकालीन दरवाजे तक चारों ओर अंधेरा फैला रहता है। रास्ते में सड़क खुदी होने से वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। राम मंदिर पर फैलाए जा रहे हैं झूठे भ्रम। वह भ्रम के खिलाफ भाजपा मोर्चा शहर ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। भाजपा एवं मोर्चा कोटा शहर मीडिया प्रभारी राकेश निर्मल सेन और कार्यक्रम संयोजक निखिल शर्मा ने बताया कि राम मंदिर को लेकर विपक्षी दलों एवं कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे हैं भ्रम एवं राम मंदिर निर्माण के कार्यों को बदनाम करने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। उसी के विरोध में भाजपा एवं मोर्चा कोटा शहर द्वारा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन स्थित राम मंदिर प्रांगण पर आम लोगों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर भाजपा महामंत्री मुकेश विजय, उपाध्यक्ष देबू राही उपस्थित रहे। भाजपा एवं मोर्चा जिला अध्यक्ष गिरिराज गौतम ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण केवल राष्ट्र की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति का प्रतीक है। इससे पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का डंका बज रहा है। इसी बात को लेकर देश में ऐसी राम विरोधी ताकतें काम कर रही है जो राम मंदिर निर्माण में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर लोगों में भ्रम पैदा कर रही है। यह वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर काल्पनिक लगा था कह रहे थे, लेकिन अब यूपी में चुनाव नजदीक आते ही ऐसे लोग पुनः षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन सच जनता के सामने है। गिरिराज गौतम ने कहा है कि राम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। राम मंदिर के लिए जमीन अगर सोने के भाव भी खरीदनी पड़ी तो भी खरीदी जाती। राम मंदिर सहित पूरी अयोध्या दुनिया में पर्यटक स्थल पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रहा है। कोटा से परमानंद वर्मा की रिपोर्ट। सामने फैला रहे हैं। आज इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी साथियों ने राम स्टेशन स्थित राम मंदिर पहुंचकर राम मंदिर निर्माण के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया। हम ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि 500 साल से राम मंदिर हम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है और आज उसका भव्य निर्माण होने जा रहा है। तो ऐसी शक्तियों को, ऐसी ताकतों के पेट में तकलीफ हो रही है। राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र पूरी दुनिया के नक्शे पर अलग पहचान बनाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि जमीन फरोख्त में अगर ये जमीन करोड़ों की बजाय सोने के भाव में खरीदी जाती तो इस देश का हिंदू, इस देश का राम भक्त उससे पीछे नहीं हटता। आज पूरे राम भक्तों में उत्साह है। एक इतना भव्य मंदिर अयोध्या नगरी में बनने जा रहा है और हम सब उसके लिए प्रसन्न हैं। आज इसी के लिए हमने उन लोगों को जवाब देने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जिसमें कोटा शहर के सभी राम भक्तों ने आकर हस्ताक्षर किए हैं और ऐसी राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को जवाब दिया है। वैकल्पिक मार्ग की मांग को लेकर महिलाओं ने धौली गुमटी रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। पुलिस ने समझाइश कर लौटाया। बांदीकुई उपखंड क्षेत्र में कल वैकल्पिक मार्ग को लेकर महिलाओं ने धौली गुमटी रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया।
इस दौरान वहां पर पुलिस ने पहुंचकर वहां उपस्थित प्रदर्शनकारी महिलाओं को समझाकर वापस भिजवा दिया। धौली गुमटी रेलवे और ब्रिज का काम पिछले 4 सालों से अधिक समय से चल रहा है और अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आवागमन में भी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर वहां से आसपास के लोगों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने महिलाओं को समझाइश कर और सांत्वना देकर घर भेज दिया गया। निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे महिलाओं ने रेलवे लाइन पर दोनों तरफ लाल झंडे लगाकर ट्रेन को रोकने का प्रयास किया गया। वहां के स्थानीय निवासी बबली सैनी ने बताया कि वहां पर अंडरपास का निर्माण होना चाहिए, जिससे लोगों को दूसरी तरफ जाने के लिए 2 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी पड़े, जिससे समय की बचत होगी एवं टाइम कम लगेगा और आवागमन में भी आसानी रहेगी। उन्होंने बताया कि केवल 100 मीटर दूरी पर जाने के लिए 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इससे बचने के लिए अंडरपास का निर्माण किया जाए। बांदीकुई तहसील बसवा से नरेश सैनी की रिपोर्ट। 3 दिनों से बद्रीनाथ हाईवे नरकोटा और खाकरा के बीच बंद। केदारनाथ हाईवे से सोनप्रयाग में आया मलबा और बोल्डर राजमार्ग पर आवाजाही ठप। जिलाधिकारी ने किया राजमार्गों के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण। भारी बारिश को देखते हुए अधिकारी को दिए जरूरी निर्देश। 3 दिनों से बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे नगरकोटा को खाकरा के बीच मलबा आने से बंद पड़ा है, जबकि केदारनाथ हाईवे से सोनप्रयाग और नारायणकोटी के भारी बोल्डर और मलबा आया है, जिस कारण यहां पर भी राजमार्ग बंद पड़ा है। इसके अलावा हाईवे के कई जगहों पर पुष्टे ध्वज हो चुके हैं। ऐसे में जिलाधिकारी मनोज गोयल ने जनपद के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्य मोटर मार्ग के बेलेनी पुल सहित बाणाधार नगरपालिका के ट्रेनिंग ग्राउंड नरकोटा के समीप बंद हो रहे मोटर मार्ग व अस्त्यानुमुनि आदि स्थानों पर स्थलीय निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को किसी भी स्थिति में निपटने के लिए अलर्ट रहने को कहा। आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे नरकोटा और खाकरा के बीच बंद चल रहा है। किसी समय राजमार्ग को खोला जाता रहा है, लेकिन कुछ दूरी से पहाड़ी में मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिसके राजमार्ग को खोलना मुश्किल हो रहा है। राजमार्ग के बंद होने से रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के जनता खासी परेशान है। इसके साथ ही केदारनाथ हाईवे भी भारी बारिश के चलते कीचड़ में तब्दील हो गया है और राजमार्ग सोनप्रयाग और नारायणकोटी के बंद चल रहा है। राजमार्गों की स्थिति का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। भारी मात्रा व अत्यधिक बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्वयं जनपद के विभिन्न स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नदी किनारे रह रहे परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों पर भी नजर रखने व नरकोटा में बंदित हो रहे मोटर मार्ग के कार्य कर रहे मजदूरों को सुरक्षा की दृष्टि रूप जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उप जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग यहां पर फंसे लोगों को खाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। रतौली स्थित ट्रेनिंग ग्राउंड का निरीक्षण करने के दौरान अधिशासी अधिकारी नगरपालिका सीमा रावत ने भारी बारिश के चलते हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। इसके बाद तिलवाड़ा से होते हुए अगस्त्युमुनि व विजयनगर में नदी किनारे बसे लोगों को अन्यंत्र स्थानों जैसे कि स्कूल व आंगनबाड़ी में रहने की व्यवस्था के निर्देश थानाध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अगस्त्यमुनि को दिए गए। रुद्रप्रयाग से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। प्री मानसून की वर्षा बाद बुआई में जुटा किसान। मनोर थाना तहसील में क्षेत्र में गत दिनों हुई प्री मानसून पूर्व की अच्छी बारिश के बाद अधिकांश किसान सोयाबीन मक्का की बुआई में जुट चुके हैं। भारतीय किसान संघ जिला प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने बताया कि मनोर थाना तहसील में हुई मानसून से पहले की अच्छी वर्षा से क्षेत्र का किसान फसल की बुआई में व्यस्त हो गया है, ताकि समय से बुआई हो जाए।
उन्होंने बताया कि सरकारी समितियों में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, जिसके चलते किसानों को सरकारी गोदामों की बजाय प्राइवेट दुकानों पर औने पौने दामों पर खाद लेना पड़ रहा है। वहीं सरकारी गोदाम से भी किसानों की बुआई के लिए बीज नहीं मिल पा रहा है, जबकि किसानों को अनुदान बीज मिलता है, पर मानसून आने से पूर्व यह भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते भी किसानों को बुआई के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी बीज नहीं मिलने पर प्राइवेट दुकानों से बीज लेना किसानों की मजबूरी बन चुका है। मनोर थाना से ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना का कहर पड़ रहा है कम, तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियां जोरों पर। चित्तौड़गढ़ में अब कोरोना का कहर धीरे धीरे कम पड़ने लगा है। ऐसे में अब कोरोना की संभावित तीसरी लहर की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरे जिले में अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवाने पर जोर दे रहा है। चित्तौड़गढ़ में धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण कम पड़ने के साथ ही जहां जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग से राहत की सांस ली है, वहीं प्रशासन अब आने वाले महीने में संभावित तीसरी लहर की तैयारियों से निपटने में लगा हुआ है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग अधिक से अधिक लोगों को कोरोना टीकाकरण करवाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे कि संभावित तीसरी लहर में कम से कम लोग प्रभावित हो। इसी के चलते अब जिला मुख्यालय पर संचालित हो रहे टीका केंद्रों पर आमजन को लाकर टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं मुख्यालय पर जिला राजकीय सामान्य चिकित्सालय परिसर में संचालित हो रहे टीकाकरण केंद्रों के साथ कई अन्य स्थानों पर भी आमजन का टीकाकरण करवाया जा रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से गरीब तबके के लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। विप्रो फाउंडेशन के तत्वावधान में योग शिविर का आयोजन। विश्व योग दिवस से पहले एक दिवसीय शिविर हुआ आयोजित। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर विप्रो फाउंडेशन, वीसीसीआई और विप्रो फाउंडेशन महिला मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को 21 जून को मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस से पहले एक योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विगत कुछ वर्षों से प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाता है और भारत को योग गुरु का दर्जा भी दिया जाता है। कोरोना महामारी में विशेष तौर पर यह देखा गया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक करने के लिए योग का सहारा लिया गया है। चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर रविवार को गांधीनगर क्षेत्र में राधाकृष्ण पार्क एक योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योग गुरु सुरेश शर्मा ने उपस्थित महिलाओं और पुरुषों को योग करवाकर योग के विभिन्न क्रियाओं से अवगत करवाया। विश्व प्रसिद्ध फाउंडेशन CBBCI को और फिर विप्रो फाउंडेशन महिला मोर्चों की ओर से आयोजित किए गए इस योग शिविर में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। इस अवसर पर योग गुरु सुरेश शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष 21 जून को मनाने जाने वाले विश्व योग दिवस एक दिन पहले आए इस शिविर का आयोजन किया गया और 21 जून को भी इस विशाल योग शिविर इसी जगह पर आयोजित किया जाएगा। वहीं विप्रो फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष इंदिरा शर्मा ने बताया कि विप्रो फाउंडेशन की ओर से पहली बार इस योग शिविर का आयोजन किया गया है और आने वाले वर्षों में नियमित रूप से योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं विप्रो फाउंडेशन महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कविता भार्गव ने बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी से हर व्यक्ति तनाव में है और योग के माध्यम से तनाव दूर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आज आयोजित किए गए इस शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, जो कि एक सुखद संकेत है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सबसे पहले जब ये शुरुआत हुई तब हिंदुस्तान के कई ख्यातनाम लोग, कई मंत्री उन देशों में जाकर इस योग शिविर का शुभारंभ। ये प्रोग्राम हमने आज महिला प्रकोष्ठ और युवा मंच की तरफ से और बीसीसीआई संयुक्त रूप से किया है और हमने सोचा कि हर साल हम इस योग दिवस को मनाएंगे और योग को अपने जीवन का एक अंग बनाएंगे कि डेली जिस रूटीन वे में इसको काम ले लो कि जैसे हम खाना जरूरी है उस तरह से योग भी जरूरी रहे। इस चीज़ को लोगों के मन में एक प्रेरणा जगाने का स्रोत है ये योग। आज योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस योग दिवस के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल बनाया है, नियम बनाया है कि ज़्यादा गैदरिंग नहीं करनी है, ऑनलाइन सारा कार्यक्रम होगा, 20-25 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। तो हमने आज इसके एक दिन पूर्व पूरा इसका पूरा अभ्यास किया है और इसमें 20-25 आदमी या 25 आदमी इकट्ठे होकर के इस योग को किया है, इसको लाइव भी किया है और कल 21 जून है, कल सुबह 7 से 8 तक पूरा ये लाइव होगा। क्या नाम है आपका? कविता भार्गव, जिला अध्यक्ष विप्रो फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ चित्तौड़गढ़। बहुत अच्छा आयोजन हुआ है आज यहाँ पर। सुरेश जी शर्मा जी के योग गुरु हैं, उनके सानिध्य में हमने योग किया है
और आज महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। विप्र फाउंडेशन से काफ़ी महिलाएं आई हैं। जिस तरह से महिलाएं अपना रूटीन काम, घर के रूटीन वर्क अपना डेली करती हैं, कोशिश करती हैं कुछ ना छूटे, उसी तरह से अगर हम लोग योग को भी अपने जीवन का एक ऐसा हिस्सा बना लें कि वो भी हमारे रूटीन में शामिल हो जाए, तो महिलाएं स्वस्थ रहेंगी, परिवार स्वस्थ रहेगा। और अभी कोरोना महामारी के चलते काफ़ी लोगों को योग की महत्ता पता लगी कि योग की कितनी महत्व है अपने जीवन में। तो योग हम महिलाओं को भी बढ़ चढ़ के करना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रहें, परिवार स्वस्थ रहे और हमारा देश स्वस्थ रहे। बेसोदा नगर परिषद के सीएमओ की लोगों से अपील। नगर परिषद बेसोदा अपील करती है कि दिनांक 21 जून 2021 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेसोदा पर 18 वर्ष से 44 वर्ष तक वृहद टीकाकरण का शुभारंभ प्रातः 10 बजे होगा। समस्त नागरिकों से निवेदन है कि 21 जून को प्रातः 8 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से टोकन प्राप्त कर टीकाकरण करवाएं। टोकन प्राप्ति के समय मास्क का एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करें। वैक्सीन लगवाएं, कोरोना से बचें। अफवाहों और भ्रम को दूर करें। कोरोना से लड़ने के लिए टीकाकरण जरूरी है। नगर परिषद बेसोदा। स्वर्गीय सीए विनीत जैन की स्मृति में 2 कूलर भेंट। आवर पीएससी को परिजनों द्वारा दिए कूलर। भाजपा नेता विमल जैन के पुत्र थे सीए विनीत जैन। जन्मदिन के अवसर पर किए पीएससी को कूलर भेंट। वहीं आवर निवासी स्वर्गीय विनीत जैन सीए की स्मृति में उनके परिजनों द्वारा आवर पीएससी को 2 कूलर भेंट किए गए। शनिवार को स्वर्गीय सीए विनीत जैन की स्मृति में जयपुर में चतुर्थ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था। वहीं आवर में परिजनों ने उनकी स्मृति में मरीजों को परेशानी को देख 2 कूलर भेंट किए। आवर सरपंच विमल जैन ने बताया कि उनके पुत्र स्वर्गीय सीए विनीत जैन की स्मृति में आवर पीएससी को 2 कूलर भेंट किए गए। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। कांग्रेस द्वारा कृषि मंडी में किया पौधारोपण। राहुल गांधी के जन्मदिन पर लगाए पौधे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी और भवानी मंडी नगर पालिका मंडल द्वारा कृषि उपज मंडी में पौधारोपण किया गया और कच्ची बस्ती में भोजन वितरण भी किया गया। इस अवसर पर युवक कांग्रेस द्वारा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इस अवसर पर उपस्थित चेयरमैन कैलाश बोरा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचौ, कांग्रेस नेता जोरावर सिंह चौहान, पार्षद विनय आस्तोलिया, पूर्व जिला परिषद सदस्य सुदीप चालीसा, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली, नगर उपाध्यक्ष चैन सिंह सिसोदिया, पार्षद हकीम खान, राम पेरवा, जिला सचिव आनंद काला, युवक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सौभाग फ्लोर, जिला सचिव कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड विक्की बैरवा, एनएसयूआई नगर अध्यक्ष आजमल खान, कांग्रेस नेता रफीक खान आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार।